युवा दौर युवा महापौर, ये टैगलाइन हमने 2015 में सुना था और इस टैगलाइन ने भिलाई की राजनीति का टर्निंग पॉइंट लेके आ गया। टर्निंग पॉइंट 2015 में आया जब देवेंद्र यादव चुनाव लड़े मेयर का और उनके सामने थे 70 साल के बुजुर्ग विधायक, उस समय विधायक भी थे विद्यारतन भसीन। उनको हराकर इन्होंने एक तरह से मिसाल पेश कर दी कि भाई दौर आ सकता है, युवाओं का दौर आ सकता है। और वो दौर आया और 2018 में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया जब उन्होंने 42 साल के राजनीतिक कैरियर वाले प्रेम प्रकाश पांडे को चुनाव हराकर साबित कर दिया। सबसे युवा महापौर का टैगलाइन था इनके पास में, सबसे युवा विधायक का भी टैगलाइन था, हो गया। हमारे साथ मौजूद है विधायक देवेंद्र यादव। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे, वो सब चर्चा करेंगे जो शायद नहीं जानते लोग। जॉनी 2012 तक शायद आपको लोग यही नाम से जानते थे, 2012 के बाद एक चेंज आया जॉनी से देवेंद्र यादव, वो चेंज के बारे में बताओ शुरुआत। देखिए, ऐसा है कि शुरुआत से ही यारी दोस्ती में जीवन चला है। मतलब बहुत सारे दोस्त रहे हैं बचपने से और वो दोस्त अभी तक हैं। हमेशा ही शुरुआत में, चूँकि मेरा निक नेम, घर का नाम जॉनी था, तो सभी लोग जॉनी कहते थे। वो तो राजनीतिक जीवन में जब सफ़र थोड़ा सा तेज हुआ तो देवेंद्र का नाम प्रचलित हुआ और भिलाई की जनता ने देवेंद्र के नाम को आशीर्वाद दे दिया, तो ये और प्रचलित हो गया। मुख्यतः आज भी मेरे दोस्त, परिवार के लोग जॉनी कहते हैं। और जहाँ तक ये चेंज की बात है पॉलिटिक्स की, तो मैं कहूँगा कि भिलाई की जनता ने ये चेंज चाहा और किया। 2016 में जब पहली दफ़ा मुझे चुनावी राजनीति में आने का अवसर मिला तो मेरा चेहरा काफ़ी नया था। लोग बहुत उम्मीद और भरोसे से वोट दिए। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। जब काउंटिंग हो रही थी, पहले राउंड की काउंटिंग हुई मेयर इलेक्शन की, मैंने देखा 4200 वोटों से पहले राउंड में मैं आगे हूँ कल्याण कॉलेज में। हाँ, दूसरे राउंड में फिर मैं 4000 वोटों से आगे रहा, तीसरे राउंड में देखा फिर 4000 वोटों से आगे रहा। तो जो उत्साह था मेरे मन में या साथियों के मन में, मेरे खुशी थी कि जीत रहे हैं, वो उत्साह लोगों के मन में तो था, मेरे मन में वो उत्साह है ना, जिम्मेदारी के रूप में है ना, बढ़ती जा रही थी। हाँ, जिम्मेदारी के रूप में बाहर आते जा रहा था। जब मैं चुनाव का परिणाम आया अंतिम में, तो साथी मुझे कंधे पे उठाने लग गए और मैं उनको बोला रुको रुको। और नीचे, हाँ, कवरेज में करने आपको ध्यान होगा, मैंने कहा कि रुको रुको, मुझे नीचे उतारो। मैं बोला मत, वोट देखो जनता ने कितना दिया है। ये जीत जनता की है और जनता ने उम्मीदों से वोट दिया है, तो हम लोगों को उत्साह नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। ये तो हो गई 2012 से 15 वाला कैरियर है जो जॉनी से देवेंद्र में कन्वर्ट हुए। एक जॉनी बचपन वाला भी था, जब हाफ पैंट पहनते रहे होगे, चड्डा पहन के घूमते रहे होगे शहर की गलियों में, हाउसिंग बोर्ड की गलियों में, वो जॉनी कौन था? देखिए, ऐसा है कि बचपन से ही एक तो खाने का शौक था कि जैसे स्कूल से उतरते थे, मैं भिलाई नायर समाजम में पढ़ता था, तो हम लोगों का डेली का रूटीन था बस से उतरते ही साथ। अच्छा, उस समय बस से जाते थे? हाँ, बस से जाते थे। तो बस से उतरते ही साथ हम लोग जितने भी दोस्त थे, स्टॉप में ना सबसे पहले जाके समोसा खाते थे। कौन थे दोस्त में? एक मेरा सुमित साव करके मेरा फ्रेंड था, वो मेरे साथ बस में जाता था। चिरंजीव, शमीम, ये सारे हमारे एकांश तो मेरे स्कूल में सीनियर था एक साल। अच्छा। हाँ, उससे और मेरी दोस्ती समझिए लगभग राजनीतिक दृष्टिकोण से ही शुरुआत हुई दोस्ती की, क्योंकि हम लोगों के स्कूल में इलेक्शन होते थे। मैं क्लास 11th में इलेक्शन लड़ना चाह रहा था हाउस कैप्टन का। अच्छा। एकांश मेरा सीनियर था और वो लोग, एक हमारा मित्र है संदीप, उसको मैं वाइस कैप्टन का लड़ना चाह रहा था और उसको कैप्टन का वो चुनाव लड़वा रहे थे। तो उस समय हम लोगों की दोस्ती बढ़ी और उस समय से अभी तक है। अब तो मैं कहूँगा कि मितान है मेरा वो, हम लोगों ने एक दूसरे को मितान मान लिया। अच्छा, हाँ, तो एक मितान बंधे हो कि जैसा छत्तीसगढ़ में क्या होता है, गंगा जल मितान बनते हैं, तो मितान बंधे हो? हाँ हाँ, हम लोग आपस में मितान बंधे हुए हैं और हम लोगों की दोस्ती अब जीवन भर की है, मितान है। एकांश से सब चीज पूछते हो, सब कुछ बताते हो कि कुछ चीजें? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जितनी भी चर्चाएं सार्वजनिक जीवन की रहती है या साथियों की रहती है, तो हम लोग प्रमुख चर्चाएं सारी करते हैं आपस में। आपकी एक तरह से रीढ़ की हड्डी एकांश? हाँ, हमारा मजबूत साथी है। मजबूत साथी है। हाँ। संगठन वही देखते हैं टोटल आपकी जो काम? नहीं, ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति से तो पूरे काम नहीं हो पाते, सभी लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। एकांश का तो मैंने कहा ही आपको, मेरे जीवन में वो मेरा मितान है। तो मितान, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ
होता है। और राजनीतिक जीवन में तो ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति से कुछ भी संभव नहीं होता, ना मैं अकेले कर पाऊंगा ना कोई और अकेले कर पाएगा। ये एक समूह का प्रयास रहता है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी रहती है, सभी लोगों के काम रहते हैं, और सब लोग जब प्रमुखता से एक विषय पे पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं तो परिणाम आता है। बाकी दोस्तों से मुलाकात होती है, कहीं पार्टी शार्टी करते हो, कहीं क्लब? देखिए ऐसे मेरी दोस्तों से मुलाकात तो होती है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी रिश्ते हैं जीवन के, जो पहला किसी से रिश्ता बनाया हुआ हो या आज का ताज़ा रिश्ता हो, उन सभी रिश्तों को निभाने की मैं प्रयास करता हूँ। रिश्ते मेंटेन कर लेते हो? हाँ, बढ़िया। दूसरी बात यह है कि पार्टी मनाना मतलब खुशी मनाना, ठीक है, आपस में। वो पार्टी शैंपेन वाली हो सकती है। नहीं, खुशी मनाना मतलब आपको आनंद आना चाहिए कुल मिला के, तो वो आनंद मैं खोज लेता हूँ। अगर मुझे आधा घंटे का भी मौका मिलता है ना, कहीं पे सार्वजनिक जगह पे भी जहाँ मित्र हैं या लोग हैं और उनके साथ मैं अपने आप को खुला हुआ महसूस कर सकता हूँ, तो पूरे मन से मैं उनके साथ उस समय का आनंद लेता हूँ। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो समय है ना, उस समय का सदुपयोग हो जाए। जहाँ जैसा परिस्थिति बने वहाँ उस परिस्थिति के अनुसार आप समय का उपयोग करते हुए खुशियाँ मनाएं। जैसे अब मैं बताऊँ, मैं परसों एक गणेश पंडाल में गया था। वहाँ पर समझ लीजिए लगभग अंताक्षरी जैसा माहौल था, तो बहुत सारी वहाँ के माताएं भी गाना गा रही थी, वहाँ के जो वरिष्ठ थे वो भी, और मुझे भी माइक पकड़ा दिया, मुझे भी बोला गाना गाने के लिए। अब गाना तो आता नहीं है लेकिन ठीक है, हाँ, तो उन्होंने बोला तो आनंद लेना था समय का। हमने गाना गाया बहुत अच्छा नहीं गाया, हाँ, जैसे भी है। मुझे बोले कौन सा गाएंगे, मैं बोला यार मेरे को ऐसा गाना तो कोई याद नहीं आ रहा है, तो बोले अमिताभ बच्चन का गा दीजिए, तो मैं बोला वही गा देते हैं। क्या गाना गाए थे? हाँ, उस दिन तो ऐसे नाचने गाने का माहौल था, तो रंग बरसे गा दिया था। अरे क्या बात है। एक बार गुनगुना दो, फिर से स्टार्ट करते हैं फिर। नहीं, कुछ और गाना, मतलब जो आपको फेवरेट हो। शुरुआत में ही आप बहुत गाने का प्रेशर देते हैं। ये देखो, ये इंटरव्यू कैजुअल इंटरव्यू, इसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स आएगा बीच में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, हम लोग माहौल बने रहे। हाँ, देखो हम लोगों के जीवन में हम जानते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण तो हर विषय का हो जाता है ना। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि यार इस पे क्या बोलोगे, इस पे क्या बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कोई आपको मतलब पिक्चर देखते होगे, आखिरी बार फिल्म थिएटर कब गए थे? देखो कोरोना के पहले तो जाना होता था, कोरोना के बाद थोड़ा मूवीज देखने का कम अवसर मिला, तो लास्ट अभी ध्यान भी नहीं आ रही कौन सी मूवी गया था। भाभी को पिक्चर दिखाते नहीं हो? एक शिकायत रहती होगी। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, देखो मेरा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कभी भी समय मिले तो हम लोग आउटिंग कर लेते हैं साथ में। जैसे मैं अगर किसी दिन मुझे जल्दी मैं घर आने की स्थिति रहती है और वो भी अस्पताल से आ जाती है, तो मैं उसको बोलता हूँ चलो हम लोग घूम के आते हैं कहीं, और मैं बाइक में उसको बैठा के हम लोग आराम से यहाँ से राजनांदगांव और उसके आगे ऐसे बड़ा मजा आता है। सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, ना कोई पीएसओ है ना कोई कुछ अलग से कोई वो नहीं है, पीए भी नहीं उस बीच में। हाँ, तो आराम से हम लोग 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाइक राइडिंग करके आ जाते हैं साथ में। सही है। कहीं सिविक सेंटर कभी चले जाते हैं। कुल्फी वाली आपकी फोटो आई थी, वायरल हुई थी। आपने जब से कुल्फी खाई वो कुल्फी वाले के भाई की बहुत चल गई है। अच्छा। लोग बोलते हैं देवेंद्र यादव कुल्फी खाए थे। लव स्टोरी पे आते हैं। आपकी केमिस्ट्री लैब से स्टार्ट हुई लव स्टोरी, स्कूल के टाइम पे मैंने भी 2 बार कवर किया स्टोरी को, तो और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि वो लव स्टोरी, आपकी लव स्टोरी वैसी है जो फिल्मों में होती है? देखिए ऐसा है कि सब सारी लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसमें फिल्में बन जाएं। हर स्टोरी में ऐसा तो होता ही है सभी में, क्योंकि हमेशा ही ट्विस्ट रहता है। और जैसे अगर मैं कहूँ, मेरा और डॉक्टर श्रुतिका का मिलना ऐसा हुआ कि हम लोग तो क्लास 11 से साथ में पढ़े हैं। मैं ज़्यादा पढ़ने वाली रही होगी पक्का। हाँ, मैं भी बहुत स्टूडियस था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, लेकिन लेकिन समय से मैंने जितनी गंभीरता और समय देना था पढ़ाई पे उतना नहीं दे पाया। नहीं तो मैं भी कॉम्पिटिटिव था शुरुआत में। मैथ्स कमजोर रहा होगा? नहीं, मैथ में बहुत सुपरस्टार थे, लेकिन समय से अब देखिए क्या होता है, पढ़ाई एकाग्रता है। अगर आप समय देंगे, ईमानदारी से, लगन से पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप समय ही नहीं दोगे तो आप रिजल्ट नहीं दे सकते। तो आपका टाइम कहाँ जा रहा था, पढ़ाई में था कि श्रुतिका पे? बाकी उस समय देखो यंग थे, उस समय ऐसा लगता था कि जीवन में सब कुछ कर लेंगे, ऐसी एक भावना रहती थी, और जो मुख्य काम है उससे दूर होता जाता था व्यक्ति। वो लाइफ ही अलग था। हाँ, वो दौर ही अलग था, मतलब तो कोई चीज का टेंशन नहीं आपको ना कुछ। अगर मैं श्रुतिका की बात करूं, हम दोनों की मुलाकात तो हमारी
केमिस्ट्री में क्लासेस में हुई, ट्यूशन क्लासेस में हुई। और इसके बाद हम लोगों की दोस्ती भी रही और समय से वो बहुत करियर पे फोकस रही है हमेशा। वो फर्दर अपनी स्टडीज़ के लिए MBBS भी करने के लिए वो अब्रॉड शिफ्ट हुई। उसके बाद उसने अपना MD के एंट्रेंस की तैयारी दिल्ली से की और फिर अपनी उसने DNB कोलकाता से की। तो वो लगातार अपने करियर को लेकर फोकस रही और मैं भी पैरेलली उसको हमेशा ये शुरुआत में भरोसा दिलाता था कि मैं भी अपने करियर में कुछ करूँगा, मतलब लाइक मैं विधायक बन गए। तो ये उसके हम लोगों के लाइन ऑफ डिस्कशन नहीं था ना। जब मैं उससे बात करता था तो मैं ये सोचता 11th की बात करूं कि मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर मैंने पायलटिंग का कोर्स चालू किया। 12th के बाद मैं पायलट का कोर्स कर रहा था MP फ्लाइंग क्लब से। अच्छा। ये था कि तुम MBBS डॉक्टर बन जाना और मैं इधर पायलट बन के आऊँगा। ठीक है, तो परफेक्ट मैच होगा, घर वाले मान जाएंगे। लेकिन हाँ, स्कूल टाइम से ये तो ऐसा है कि सब चीज़ें पहले से ही समझ में आ जाती है कि हाँ जीवन में ये करना है और इस दिशा में बढ़ना है। तो ऐसा मैं कहता था उसको, लेकिन पायलटिंग के कोर्स में तो आ गया मैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगा वहाँ से। मन नहीं लगा तो छोड़ दिया उसको पायलटिंग का कोर्स। पहली मुलाकात मतलब हुई थी तो कैसा एक्सप्रेशन था? फर्स्ट टाइम क्यों एक्सप्रेशन था? आप लोग मुलाकात किए थे जब, तो मतलब ऐसा क्या सीन हो गया था कि आप लोग उस दिन मुलाकात कर लिए? वो कुछ कॉपी वॉपी एक्सचेंज ऐसा उस दौर के लव स्टोरी तो ऐसी होती थी ना, भैया कॉपी देते थे, मैं कॉपी ले लिया, वो कॉपी ले लिए। क्या हुआ था पहली बार में? ऐसा पहली मुलाकात में तो परिचय ही हुआ था। हाँ हाँ, पहली बार जब मिले थे, देखे थे, तो जैसे होता है ना कि हाँ नाम से एक दूसरे से परिचय हुआ। तो देख लिए थे कि ये श्रुतिका है, बहुत खूबसूरत है। आप ही का दिन लगा था कि और भी लोग थे? चलो बस करो यार। ये तो अब अगर स्टोरी बताने लग जाऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स। हाँ, क्लास 11th की बात है, बहुत सारी बातें निकल जाएगी। क्योंकि मैं भी अभी जी रहा हूँ ना उस लाइन को, क्योंकि मैंने भी स्कूल में सब देखे हैं, महसूस किया है, तो हर लड़का करता है। अच्छा रहा हम लोगों का, शुरुआत से ही समय हमारा अच्छा रहा। हम लोग दोनों ही फोकस रहे पहले से ही। मैं फोकस नहीं रहा, वो फोकस रही अपनी पढ़ाई, अपने करियर की प्रति। और मैं तो ठीक है, मैं तो समझ लीजिए मैं सोशली एक्टिव बहुत था। मेरी दोस्ती यारी शुरुआत से बहुत थी। मैं लोगों के साथ घूमना फिरना मतलब उनके साथ समय बहुत देता था। तो ये सब शुरुआत से था। जो अच्छी बात ये थी कि श्रुतिका को शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे ऊपर पूरा भरोसा, बिल्कुल भरोसा, उसी से रिश्ता। मतलब उसने हमेशा ही मुझे ये भरोसा दिया कि तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊँ, मैं हमेशा उसको ये कहता था और कहता हूँ अभी भी कि देखो भाई, मैं तो सार्वजनिक जीवन में इस पे कोई ऐसी वो नहीं रहता कि हम लोग कहीं पर भी कुछ भी चीज़ों की श्योरिटी रहती है, लेकिन कोई भी ऐसी बात रही तो ध्यान तुम्हें ही देना है मेरा। हमेशा से ही मैं उसको ये बोलता रहा हूँ कि भाई तुम्हें ही वर्किंग में रहना है, मैं तो ऐसे घूमता फिरता रहूँगा, मिलते जुलते रहूँगा। और मेरा जो पैशन है लोगों से मिलना, उनके साथ समय बिताना, उनका काम करना, मैं इसी में जीवन भर बिताऊँगा। मेरी उससे ये बात बहुत ही शुरुआती दौर में, आज तो हम लोग अब मैं 32 का हो गया, समझ लीजिए जब मैं 16-17 साल का था तब मैंने उसको ये बात कही थी कि मैं ऐसे ही हमेशा घूमते फिरते रहूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा, तुम्हें काम करना है, मैं काम नहीं करूँगा। बड़े भाई की जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी रही है धर्मेंद्र यादव। हाँ। वो एज ए पेरेंट भी रहे, हाँ। पिता के तौर पे भी रहे और बड़े भाई के तौर पे भी। तो वो उनका पाबंदी कितना रहता था कि आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते थे तो टोकते थे, यार देवेंद्र तुम नहीं जाओगे, पढ़ाई करो, ऐसा कुछ? बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही खड़ूस। अब मेरे देखिए ऐसा है कि मैं क्लास 7th में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हम लोग 5 भाई बहन हैं और सबसे छोटा मैं। तो देखिए धर्मेंद्र भैया ने, जब मैं बहुत छोटा था, क्लास 7th में था, उस समय से पिता का रोल उन्होंने अपनाया। हमारी पढ़ाई लिखाई और सब कुछ, जो भी चीज़ें देखने सीखने परिवार की, वो हमने उनसे देखी। और उन्होंने हमेशा ही कोशिश भी की कि हम लोग किसी भी तरह के गलत चीज़ों में ना रहें, ताकि हम लोग अपने जीवन में जो भी हमारे टारगेट्स हैं उसको पूरा कर पाएँ। ठीक है, अगर उनकी ये कहूँ तो अब पिता के रूप में बड़े भाई तो थे, तो डांट भी पड़ती थी और पिटाई भी
होती थी, कैसे हो चुकी है। कैसे जूता नहीं बेलन बेलन तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि अब क्या थप्पड़ पड़ा क्या? एक बार का किस्सा मैं बताऊं कि मैं ना बॉडी बिल्डिंग करता था 11th-12th में। बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था मुझे, और उस समय एक हमारा साथी था, उसके साथ हमने मॉडलिंग शुरू की कि हाँ हम मॉडलिंग करेंगे, इस पे कुछ करियर बनाएंगे। तो मैंने ना एक दो ऐसे लोकल एडवर्टीजमेंट असाइन कर लिए थे। अच्छा। हाँ, और उसमें कितने पैसे मिले थे उसके लिए? पैसे तो नहीं मिले थे, बस रोल मिला था वैसे एडवर्टीजमेंट। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों बड़े खुश थे कि यार हमको फोटो आ गई। हाँ, हम लोगों को इसमें सेलेक्ट हो गए हम लोग। और अभी एडवर्टीजमेंट में हम लोग गए, और उसका जो शूटिंग चलता है वो उस समय 12th में था मैं। उसकी जो शूटिंग चलती है शाम से चालू हुई, रात के 11-11:30 बजे तक शूटिंग हुई। इसके बाद बहुत खुशी से हम दोनों बाइक से, उसकी बाइक से हम दोनों आ रहे थे, घर जा रहे थे कि यार कितना बड़ा काम कर लिया, अब तो इस लाइन पे और आगे बढ़ेंगे। उतने में रास्ते में मैंने देखा एक गाड़ी हमारी गाड़ी को रुकवाई, और इसके बाद जो क्लास, और मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। रोड पे ही था मैं, और कैसे कैसे हम घर पहुंचे, भैया मतलब गाड़ी का दरवाजा खुला तो भैया थे, और उसके बाद जो रौद्र रूप उनका दिखा कि तुम लोग रात में 11:30 बजे तक कहाँ घूम रहे थे और क्या कर रहे थे। तो खूब हुई फिर जम के पिटाई। तो ऐसे हैं किस्से, लेकिन ये अच्छा रहा हमेशा ही कि मेरे जीवन के जितने भी फैसले लेने की बात थी, मैंने सब फैसले अपने मन से लिए। पॉलिटिक्स में आने से लेके तमाम चीज़ें। हाँ, सब फैसले मैंने अपने मन से लिए। हो सकता है मेरे फैसलों पे शुरुआती समय पे परिवार या अपने लोग थोड़े परेशान रहें कि ये किस दिशा में जा रहा है, लेकिन अच्छी बात ये रही उनको सबको आज उनका सीना चौड़ा हो जाता होगा। उनको सबको मुझ पर भरोसा था कि ठीक है, ये जो चाहता है इसको करने दो, क्योंकि ये जो भी चाहता है ये वही करेगा। लेकिन आपसे पहले तो धर्मेंद्र जी इस लाइन पे थे, पॉलिटिक्स में थे, वो काफ़ी पहले 90 दौर के थे उस समय, 92-95 के दौर पे। आपको उन्होंने कैसे पुश कर दिया? मतलब उनको लगता था कि वो भी आगे बढ़ सकते थे? नहीं, देखिए ऐसा है कि उनका या मेरा कभी हम लोगों का राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक दृष्टिकोण पे बहुत सारी बातचीत ऐसा कभी होता नहीं है, और हुआ भी नहीं है। जैसे मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, मेरी राजनीति में आने का मुख्य कारण ये रहा कि कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने चुनावी प्रक्रिया चालू की कि कॉलेज में इलेक्शंस होंगे, मेंबरशिप होगा। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई कॉलेज में मेंबरशिप होगी, चुनाव होगा, अगर आप जीतोगे तो इसमें आपको काम करने का बड़ा स्थान मिलेगा। तो मैंने चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट जाहिर किया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर में, क्योंकि बताना पड़ेगा, अपने भाई को मैंने ये बोला कि 2-3 दिन मेहनत करने के बाद मौका मिला, तो मैंने बोला उनको कि भाई हमारे यहाँ कॉलेज में चुनाव हो रहा है, मैं लड़ना चाहता हूँ। तो बोले हार जाएगा। तो मैं बोला उनको ऐसा क्यों लगा था? उन्होंने बोला हार जाएगा, ये सब में मत पढ़। तो वो मुझे अच्छे से आकलन नहीं कर पाए थे, समझ लो, आकलन नहीं कर पाए थे पूरी तरह। तो उन्होंने बोला कि हार जाएगा, बेइज्जती होगी, ये सब मत पढ़, पढ़ाई लिखाई कर। तो मैंने कहा मैं जीत जाऊंगा, इतना ही बोला था मैंने। इसके बाद मेरी उनसे कोई भी बात नहीं हुई, और मैं अपने इलेक्शन की तैयारी करने लग गया अपने दोस्तों के साथ। और अंतिम में उनको समझ में आया कि हाँ, मैं इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इसमें मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ, तो उनका सहयोग मिला। फिर बड़े भाई ने भी लव मैरिज किया आपके, तो आपको भी लव मैरिज करने में आसानी होगी, सपोर्ट रहा होगा ऐसा कुछ? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते पूरी तरह, लेकिन ये है कि शुरुआती समय से मेरे परिवार ने मेरे सभी फैसलों को एक्सेप्ट किया। और इसलिए जब ऐसी बात आई, मेरी शादी की बात आई, तो मैंने अपने घर पे कहा देखिए ऐसा शादी की, बैठो सर, आपका पार्क शानदार है आपके जो बनाया है। जमीन के आदमी जमीन में बैठेंगे। हाँ, जैसे बैठने का भी अलग आनंद है यहाँ पे। तो मैं कहूँ तो ऐसा है कि परिवार के लोगों ने हर फैसले पे सहयोग किया, और मैंने भी उस समय ये महसूस किया कि
अभी शादी का समय ठीक है, अगर शादी अभी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो शादी नहीं करूँगा जीवन में। तो मैंने घर पे ये कहा कि भाई अगर मेरी इनसे शादी करवा देते हो आप, श्रुतिका से, तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगा अरे बाप रे, जिंदगी भर कुंवारे रहते। तो क्योंकि देखिए क्या है, शादी भी ऐसा है, मुझे लगता है कि मन दिमाग एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों की अच्छी ट्यूनिंग रही है बचपन से, तो मैंने यही समझा कि अगर शादी करनी है तो इन्हीं से करूं, फिर नहीं तो फिर जबरन का इमोशनल ब्लैकमेल नहीं इमोशनल ब्लैकमेल। बात ऐसी कि अगर जहां मन मिला वहां करो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एक ऐसी जिम्मेदारी ले लो जिसको आप कैसे निभा रहे हो वो एक चुनौती आपके लिए हो जाए। तो सीधी सी बात यही है, इसलिए मैंने घर पे भी बोला कि भाई उससे शादी करा दो, तो मैं तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँगा शादी। बाकी जैसे लोग करते हैं इमोशनल अत्याचार कि मैं चले जाऊंगा कहीं, ऐसा तो नहीं बोले थे आप उसमें? नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत इजी से हो गया, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। सही बोलूँ तो बहुत आसानी से जम गई बात। शुरुआत में तो देखो ऐसा है कि अब श्रुतिका के भी परिवार में उसके फादर डॉक्टर रहे हैं, उसका ब्रदर डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर है, तो पूरे प्रोफेशनल्स वहाँ भी जल्दी मान गए। हाँ, उसकी फैमिली पूरी प्रोफेशनल्स की है, इंजीनियर्स हैं, उसके बड़े पापा इंजीनियर हैं, छोटे पापा उसके चाचा आर्किटेक्ट हैं, तो ऐसे करके उनकी फैमिली बहुत प्रोफेशनल फैमिली रही। और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड आप देखें तो पॉलिटिकल या कहें, अब ब्रदर से ही तो बड़ा परिवार में सबसे बड़े तो मेरे भाई थे, तो उनसे आइडेंटिफाई तो पॉलिटिक्स और बिजनेस होता था, तो बहुत डिफरेंस था, कल्चर में भी डिफरेंस था दोनों के परिवारों में, लेकिन बड़ी आसानी से निपट गया। समझ नहीं आया कैसे हो गया, मेरे को तो लगा था बहुत कठिन होगा। हाँ, मेरे को लगा बहुत ही कठिन होने वाला है ये, लेकिन आसानी से होगी, बन गई बात। राजनीति की बात होती है कभी श्रुतिका, डॉक्टर श्रुतिका से बताते होंगे कि आज यार वहाँ गया था, कुछ लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट, बात भी नहीं, पूछती भी नहीं क्या? कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो मेरी लाइफ है ना, मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ, उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। वीडियो देखना ना कोई इंटरेस्ट है। हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं भी उसकी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी ना इंटरफेरेंस करता हूँ, ना जैसा है बहुत सलाह मशवरा भी नहीं होती। उसके जो काम है वो उसको के हिसाब से करती, मेरे काम जो है मैं अपने हिसाब से करता हूँ। लेकिन हम दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे कोई दूसरी बात ही नहीं होती, हम दोनों की होती है तो हम दोनों के बारे में होती है, हम दोनों से जुड़ी हुई चीजें। टेबल में बैठे हो और आप वीडियो देख रहे हो, अपने नेताओं की कुछ बातें देख रहे हो, कुछ खबरें पढ़ रहे हो कि आज क्या हो गया, भूपेश बघेल जी ने क्या कह दिया, तो वो डिस्कशन फिर वो बोर नहीं होती? हाँ देखो, होगी नहीं, जैसे वैसे मैं करता नहीं। हाँ, मैं फैमिली टाइम हाँ, मैं करता नहीं, क्योंकि मेरे को मैं मतलब उस तरीके का नहीं हूँ कि मतलब दिन भर ही एक ही विषय को लेके मैं करते रहूँ। जब जो विषय है उसका समाधान, उसका काम उसी समय। अगर आप क्वालिटी टाइम बोल सकते एक तरह से। अगर आप आधे घंटे अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे हो या बैठे हुए हो, तो हमेशा राजनीतिक चर्चाएं तो नहीं होती, लेकिन ठीक है, कभी परिस्थितियां ऐसी रहती कि दिमाग में राजनीतिक काम घूमते रहते हैं, तो वो पूछती है कि क्या चल रहा है, क्या हो गया। उसको समझता तो है नहीं कुछ कि मतलब इसकी डिटेल क्या कुर्सी बचानी, लेकिन उसको उसका हमेशा ये रहता है, वो मतलब ऐसा मुझे सपोर्ट करती कि हाँ चलो कोई बात नहीं, विषय सुन के कि चलो तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे। हाँ, ये तो है, कभी कभी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियाँ रहती है या परेशानियाँ रहती है, या दिमाग में कोई बात ऐसी बैठ जाती है जिसको लेकर दुख रहता है मन में, तो उससे साझा करता हूँ। हाँ, पांडे जी फाइट कर रहे हैं, विजय बघेल भी मैदान पे आ गए, ये भी बातें होती हो कि बताते हो कुछ? नहीं, ये सब बातें नहीं होती, लेकिन जैसे मेरे से कहीं कोई कमी रह गई या कहीं पर मैं अपने कामों से असंतुष्ट हूँ, या मुझे ऐसा लगता है जो परिस्थितियाँ चल रही है उस पे जो दिशा होनी चाहिए वो सही दिशा नहीं चल रही है, तो मैं चर्चा करता हूँ, उसको बोलता हूँ। वो पूछती है मेरे को, क्यों आप, क्या हो गया, तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये चीज़ें चल रही है, तो इसमें थोड़ा मन ख़राब है। तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो करती नहीं, क्योंकि वो जानती मैं करूँगा तो अपने हिसाब से, अपने ही मन से, तो ये बस वो बोल देती तुम कर लोगे, मुझे पता है, कर लेना तुम अपने। 2015 के इलेक्शन में आप जैसे बहुत सारे लोग थे, मतलब आप तो एकदम एक तरह से उस समय एज आपकी 25 साल के आसपास, कुछ 25 साल 7 महीने कुछ थी। आपसे ज़्यादा मतलब 25 साल वाले एक्सपीरियंस वाले भी लोग थे कतार में मेयर के लिए। दाऊजी ने आप में ऐसा क्या देख लिया कि ये दाऊजी को आपने ऐसा क्या प्रेजेंटेशन दे दिया कि वो बोले यार देवेंद्र तुम चुनाव लड़ लो?
मेयर का? देखिए ऐसा क्या है हुआ कि था? भूपेश बघेल जी के अंदर असीम क्षमताएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन के, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत लंबा अनुभव मुझे रहा है कांग्रेस पार्टी का। देश की राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति से लेकर शहरी राजनीति में भी मैंने उनके जैसा व्यक्ति नहीं देखा। असीम सी क्षमताएं हैं उनके अंदर, और वो जो निर्णय लेते हैं ना, वो भविष्य को देख के निर्णय लेते हैं। उन्होंने अगर मुझ में कुछ देखा होगा, वो उनका आकलन बहुत वो सेकंड्स में वो आकलन कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, और सेकंड्स में निर्णय कर लेते हैं। उनके जैसा, मतलब उनके कंपैरिजन में मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। दूर तक की सोच ली थी पहले ही। तो मतलब उन्होंने अगर मेरे कामों में कहीं पर भी ये देखा होगा कि मैं नैतिकता के आधार पे काम कर रहा हूँ, निरंतर काम कर रहा हूँ, न्याय संगत हूँ, ये सब उनको दिखा होगा, तो उन्होंने मुझे चुन लिया। आप मेयर बन गए। मेयर बनने के बाद 2018 में विधानसभा की टिकट बारी आई, तो आपको नहीं बोले होंगे कि तुम तो पहले से मेयर हो यार, फिर विधानसभा ही मांग रहे हो, क्यों जरूरत है? ऐसा किसी ने टोका होगा, किसी बड़े नेता ने? नहीं, भैया ने मुझे बोला था कि मुझे ये बोला था अपने काम पे ध्यान दो, नगर निगम पे, और दोनों विधानसभा जितानी है पार्टी के लिए, ये काम तुमको करना है। चुनावी दृष्टिकोण से कभी कोई चर्चा भी नहीं हुई थी कि विधानसभा चुनाव लड़ना है, ना कभी हमने कोई ऐसी रणनीति बना के उसकी तैयारी की थी। इंटरेस्ट ये था कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी में मुझे जनता को प्रूव करना है कि मैं लगा हूँ ईमानदारी से। मैं 2015 के पहले, जब हम और हमारे मित्र कॉलेज के, भले एबीवीपी के हों, एनएसयूआई के हों या और छात्र संगठन के लोग हैं, जब हम लोग आपस में एक दूसरे से बैठ के चर्चा करते थे, तो हम लोग ज़रूर इस बात को कहते थे कि शहर के अंदर या प्रदेश के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। जनता और नेताओं के बीच में भारी दूरी है, ये दूरी कम करनी चाहिए। मैं अक्सर ये बोलता था कि ये इतने बड़े बड़े नेता हैं, इन लोग, हम लोग जैसे लोगों से चर्चा करें, जो हम लोग पब्लिक में कनेक्टेड रहते हैं, यूथ से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम अच्छे सुझाव और अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन संवाद ही नहीं था कहीं, संवाद नहीं था पहले। मेरा मुख्य टारगेट 2016 जब मैं महापौर का काल मेरा शुरू हुआ, तो मैं एक बेहतर संवाद जनता से स्थापित करना चाहता था। और जब मैं उस समय सुबह 6:30 बजे से गली मोहल्ले में निकल जाता था लोअर टी शर्ट में, रिक्शा तक चलाए हो, तो लोग उस समय हंसते थे, मजाक करते थे। कचरे वाली रिक्शा लेके निकलते थे आप। हाँ, राजू, आप याद कर लीजिए, जब पहली बार जब मुझे महापौर चुना गया, तो उस समय बहुत सारे नेताओं का ये वक्तव्य था कि 5 साल भिलाई नगर निगम पीछे हो गया। लेकिन आज आप देख लीजिए, भिलाई नगर निगम ने अपने आप को प्रूफ किया इतने सालों में। वैसे ही जब मैं गली मोहल्ले में लोगों से मिलने निकलता था, तो बहुत सारे हमारे भी सीनियर्स और भी जो दूसरे दल के लोग हैं, उन लोग भी हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। आप भी याद करते हैं, आप पत्रकारिता में उस समय से बहुत सक्रिय थे। आप याद कर लीजिए, उस समय के जो वर्तमान नेता थे, नगर निगम के थे या कहीं, या विधानसभा के विधायक थे या मंत्री थे, उन लोग मजाक बनाते थे, अरे ये तो बच्चा है, दिन भर घूमते रहता है जबरन, ठेला चला रहे, रिक्शा चला रहे। बोले नहीं, ठेला रिक्शा तो एक सांकेतिक हो गया, लेकिन जो रोज का भ्रमण है, उस पर लोग आपत्ति करते थे क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। देखो क्या है, राजनीति में आना, उन लोगों को ट्रेस किया कि नहीं किया आप? राजनीति में आना, मैं बताता हूँ आपको, राजनीति में आना, जनता के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब चीज नेता लोग आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो जनता से संवाद की बात होती है ना, जो चर्चा, रोज की मुलाकात, इस पे लोग भागते हैं। क्योंकि आप मिलोगे ना, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ भिलाई के नेता जवाब देना नहीं चाहते थे, केवल सुनाना चाहते थे कि वो किस नज़रिए से राजनीति को देख रहे हैं, शहर को देख रहे हैं। जनता का नज़रिए से किसी को मतलब ही नहीं था। वो तो 2016 के बाद हम जैसे नए लड़के काम करने लग गए, दौड़ने भागने लग गए, ठीक है, जनता ने कंधे में हम लोगों के हाथ रख दिया, तो फिर चेंज आया, लोग मुस्कुराना भी चालू कर दिए। नहीं तो मुस्कुराती हुई तस्वीरें नहीं दिखती थी नेताओं की मेरे को भिलाई में। तो याद कर लो आप भी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। ट्रेंड सेट चेंज कर दिया पॉलिटिक्स का, भिलाई की पॉलिटिक्स का, कि देवेंद्र ऐसा करता तो फलाना भी ऐसा करेगा, देवेंद्र ऐसा कर रहा तो वो मेरे भी कर रहा है। ये चीज देखो, देवेंद्र तो ऐसा है कि
भिलाई के जो नेता हैं, उन लोगों को देवेंद्र से शुरुआती दौर पे आपत्ति हो सकती है उसके कार्यप्रणाली से, लेकिन समय के साथ लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हमने अपने आप को प्रूव किया है कि हम लोग जिम्मेदारी से राजनीति के काम में करते हैं, व्यापक सोच रखते हैं। हमने नई लीडरशिप को डेवलप करने में मौका दिया है। आप देख लीजिए, इतने लंबे समय से भिलाई की राजनीति को आप पूरा इतिहास देख लिए, ये पिछले 30 साल में नई लीडरशिप किस समय डेवलप हुई है, आपको समझ में आया? 14 से 18 सबसे ज्यादा नई लीडरशिप डेवलप हुई है इस दौर में, जिस दौर में हम लोग राजनीति पे आए। उसका कारण ये है कि हम लोगों की व्यापक सोच है। हम चाहते हैं नए लोग आए, सेकंड लाइन तय कर दी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो, नए लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो ये देखो, ये कोई ऐसा एक व्यापार या व्यवसाय या एक ऐसा काम नहीं है जिसको आप है ना केंद्रीकरण कर लो या जिसको कंट्रोल कर लो। अब तो संगठन भी आपके हाथ में हाँ, है। नहीं कंट्रोल, अरे नहीं कंट्रोल चंद्राकर को आपने बना नहीं, वो तो हमारे अध्यक्ष हैं संगठन के। हमारा संगठन देखिए सर्वोपरि होता है, ठीक है, हम लोग सब उसके नीचे आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति को भिलाई के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि जनता को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जनता आपको कंट्रोल करती, जनता आपको दिशा देती, जनता आपको निर्देश देती है। जिन्होंने अपने आप को जनता से ज़्यादा बड़ा समझा, उनको जनता ने परिणाम दे दिया। मैं बस यही कहूँगा। 2018 की इलेक्शन में आपको टफ लगा था कि इजी लगा था? हालांकि आपने इलेक्शन ज़्यादा वोट से नहीं जीता है 18 वाला, तो उस समय की स्थिति और अब की स्थिति देवेंद्र कहाँ पे है? देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि चुनावी राजनीति में रणनीति और जो आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो जनता के सामने, क्या आपकी रणनीति है, कैसे पिछले आपके उनसे रिश्ते रहे हैं, ये सब महत्वपूर्ण रहता है, मायने रखता है। सरकार होने के बाद, इतना दबाव होने के बाद, प्रशासनिक दबाव होने के बाद, ठीक है, आर्थिक इन्वॉल्वमेंट होने के बाद, मुझे लगता है जनता ने तय करके मुझे जीता है। ये कोई मैं भले महापौर का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, ये कोई मैंने कोई उसमें जादू की छड़ी चलाने के लायक मैं हूँ नहीं। सीधी सी बात है ना। इसमें जो भी कुछ हुआ है वो जनता ने किया है। जनता ने ये महसूस किया कि परिवर्तन करना है। जनता ने ये महसूस किया कि अब नए दौर की पॉलिटिक्स चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। जब लोग बोल रहे थे चच्चा बच्चा की बात जब चलती थी, तब लोगों को ये भरोसा हुआ कि हम हमारे नए बच्चों को मौका देंगे, इन लोग अच्छा काम करेंगे शहर के लिए। उन्होंने दिया, हमने लगातार अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। वैसे ही विधानसभा के चुनाव में लोगों को इस बात का भ्रम था, ताकत से थोड़ा सा आदमी अत्यधिक जब ताकतवर हो जाता है तो दृष्टिकोण और दिशा गलत हो जाती है। तो दिशा गलत हो गई ज़्यादा ताकतवर होने से। इस बार पांडे जी लेकिन जल्दी आ गए मैदान पे। वो मतलब जबकि ऐसा होता था कि जब चुनाव हारते ना तो वो 4-4.5 साल तक घर पे ही रहते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन इस बार जल्दी मैदान पे लेकर आ गए। तो आप इसकी मुझे बधाई दोगे? मैं बधाई नहीं दे रहा, मतलब चैलेंज ज़्यादा हो गए उनके पास। नहीं तो ये तो अच्छी बात है। इससे ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमारे लिए प्रेम और स्नेह देख के सतर्कता पहले से हो गई। देखिए, ऐसा है कि चुनावी राजनीति में तो पार्टियां डिसाइड करती है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन हमारे कार्यों से अगर जो हमारे और साथी हैं जिनसे हमको चुनावी राजनीति में जाना है, जिनके खिलाफ वो सक्रिय हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए ऐसा है कि मैं हर चैलेंज तो आपके भी बढ़ जाएगा, वो भी ग्राउंड पब्लिक के बीच में। सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको फेस करने की क्षमता रखता हूँ हर तरह के। पिछले बार मार्जिन ज़्यादा नहीं था आपका? कोई दिक्कत नहीं, ताकत बहुत ज़्यादा थी उनके पास, प्रशासन था, पैसा था। आपके पास है? नहीं, देखिए वो प्रशासन आपके पास है। प्रशासन देखो, हम लोग सरकार में, मुझे अगर विधानसभा या सरकार की बात करूं तो ये सरकार के लिए आश्वस्त मैं इसलिए हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो कार्यप्रणाली रही है, जिस तरीके से उन्होंने जनता से संपर्क संवाद बनाया और निर्णय लिए, तो ऐसा लीडर जनता बहुत लंबे समय से अपेक्षा कर रही थी कि ऐसा कोई नेता उनको मिले। तो प्रदेश में इतना अच्छा नेता मिला है, उनके नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक भिलाई की बात है, तो भिलाई की जनता के साथ बेहतर संवाद के साथ हमने काम किया है। और हम लोगों ने पिछले समय में
भिलाई जिसके लिए जाना जाता रहा है, भले वो स्पोर्ट्स हो, यहाँ की सौंदर्यता हो, यहाँ का एजुकेशन हो, उन सभी पॉइंट्स पे हम लोगों ने काम वर्किंग की है। और एजुकेशन हब को लेके सिर्फ एक आत्मानंद स्कूल छोड़ दे, बाकी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे पास बड़े बड़े हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हजारों बच्चे बाहर से आते हैं, इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। जी, हम लोग अभी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। हाँ। देखिए हमारी अभी ये बड़ा रेवेन्यू मॉडल भी हमारा वो। देखिए एक हमारे नगर निगम के सम्मानित मेयर साहब नीरज पाल जी और हम लोगों की एक एजुकेशन जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसको उस पे और बच्चे देश प्रदेश से आके यहाँ पे पढ़ें, उसके लिए एक नई व्यवस्था हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसके बारे में बहुत डिटेल पे तो अभी नहीं बता सकता, ब्रेकिंग हो जाएगी तो वो मेयर साहब आपको बताएंगे, लेकिन इसमें अच्छा प्रयत्न चल रहा है, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। एक सवाल पॉलिटिकल लेके आऊँगा मैं। आप जो चर्चा मैंने सुनी वो शायद आपको भी पता होगी कि प्रेम प्रकाश पांडे के अलावा एक और भी मैदान पे हैं भिलाई नगर से चर्चा है। वो नाम विजय बघेल है। लोग हल्ला कर रहे हैं, ऐसा बता भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि विजय बघेल भी चुनाव लड़ सकते हैं भिलाई नगर से, पाटन से नहीं लड़ेंगे। तो आपको ज़्यादा फाइट किसके साथ हो सकता है, बताओ आप?